Hello friends, welcome to Pharma Tutor. Today we'll discuss about tips to remember schedules of Drugs and Cosmetics Act. So let's get started. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिफरेंट शेड्यूल्स को रिमेंबर करने की इजी टिप्स समझेंगे जो कि जीपैट, नाइपर, डीआई और फार्मासिस्ट एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको शेड्यूल्स इजीली याद हो जाएंगे। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में शेड्यूल्स को शेड्यूल ए टू वाई में डिवाइड किया गया है। शेड्यूल ए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मर फॉर फॉर्म्स, यानी कि जितनी भी फार्मा से रिलेटेड एप्लीकेशन, इश्यूज़, रिन्यूअल्स के फॉर्म्स और उनके फॉर्मेट्स जो होते हैं वो सब शेड्यूल ए के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है शेड्यूल बी। भाई फॉर्म्स आए तो फॉर्म की फ़ीस भी होगी, तो इसमें सारे फॉर्म्स की फ़ीस की रेट दी हुई होती है और जितने भी एनालिसिस होते हैं, टेस्ट होते हैं बाय सीडीएल या फिर गवर्नमेंट एनालिसिस से, तो उन सारे फ़ीस की रेट्स इसमें मेंशन्ड होती है। नेक्स्ट है शेड्यूल सी। शेड्यूल सी में जितने भी बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि इंजेक्टेबल्स, वायल्स हो गई, इन सारी प्रोडक्ट्स की लिस्ट दी होती है और इनकी किन स्पेशल प्रोविज़न में एप्लीकेशन है वो सब मेंशन्ड होता है। शेड्यूल सी की एक सब कैटेगरी है शेड्यूल C1। इसमें उन बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट्स की लिस्ट मेंशन्ड होती है जो कि नॉन पैरेंटली फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। शेड्यूल डी के अंदर उन ड्रग्स की लिस्ट मेंशन्ड होती है जिनका इंपोर्ट गवर्नमेंट के द्वारा अलाउड नहीं होता, यानी कि ये ड्रग्स हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करवा सकते। शेड्यूल ई के अंदर आयुर्वेदा इंक्लूडिंग सिद्धा और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जितने भी पॉइजनस सब्सटेंसेस आते हैं उन सब की लिस्ट मेंशन्ड होती है। शेड्यूल एफ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक ब्लड बैंक को रन करने के लिए जितने भी स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस रिक्वायर्ड होते हैं वो सब शेड्यूल एफ में मेंशन्ड होते हैं। शेड्यूल एफ के 4 सब पार्ट्स हैं, F1, F2, F3 एंड FF। शेड्यूल F1 में वैक्सीन से रिगार्डिंग जितने भी रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं वो सब मेंशन्ड होते हैं। F2 में सर्जिकल ड्रेसिंग से रिगार्डिंग मेंशन्ड होंगे सारे रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स। शेड्यूल F3 में अम्बिलिकल टेप से रिगार्डिंग रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स मेंशन्ड होंगे, जबकि शेड्यूल FF में ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स यानी कि आई ऑइंटमेंट्स एंड सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स मेंशन होंगे। यानी कि अगर आप वैक्सीन बनाने की सोच रहे हैं या फिर सर्जिकल ड्रेसिंग या अम्बिलिकल टेप या ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट, तो आपको स्पेसिफिक शेड्यूल फॉलो करना होगा सारे रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स के साथ। शेड्यूल जी के अंदर मोस्ट ऑफ ड्रग्स जो आते हैं वो हार्मोनल प्रिपरेशंस होती हैं और इन सभी ड्रग्स के लेबल पे कॉशन की जो वार्निंग होती है वो मस्ट होती है, क्योंकि ऐसे ड्रग्स आप खुद से नहीं ले सकते। ये ड्रग्स हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद लिए जाते हैं। शेड्यूल एच। अक्सर आपने किसी ड्रग के पैकेट के पीछे शेड्यूल एच वार्निंग देखी होगी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये एक ड्रग का पीछे का लेबल है जिसमें शेड्यूल एच का कॉशन दिया हुआ है, नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेलर विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। यानी कि ऐसे ड्रग्स जो कि शेड्यूल एच के अंदर आते हैं वो ड्रग्स कभी भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना सोल्ड नहीं किए जाते हैं। ये ड्रग्स सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलते हैं। शेड्यूल जे के अंदर उन डिजीज़ेस की लिस्ट मेंशन्ड होती है जिनके अगेंस्ट कोई भी ड्रग ये क्लेम नहीं करता कि वो उस डिज़ीज़ को प्रिवेंट कर सकता है या फिर क्योर कर सकता है। शेड्यूल के के अंदर उन ड्रग्स की लिस्ट मेंशन्ड होती है जिनका मैन्युफैक्चर और सेल सर्टेन प्रोविज़न के अंदर अलाउड नहीं किया जाता है। शेड्यूल एम। अगर कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स या फार्मास्यूटिकल प्लांट या उनके इक्विपमेंट से रिलेटेड कोई फैक्ट्री स्टार्ट करने का प्लान कर रहा है, तो उसके लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स चाहिए होगी फैक्ट्री प्रेमिसेस की, वो शेड्यूल एम कैटेगरी में आती हैं। शेड्यूल एम की 3 कैटेगरीज़ हैं, M1, M2 एंड M3, जिसमें कि शेड्यूल M1 होम्योपैथिक मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग में रिस्पॉन्सिबल होता है। शेड्यूल M2 में कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स मेंशन्ड होते हैं। शेड्यूल M3 में मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स मेंशन्ड होते हैं। इसको रिमेंबर करने के लिए आपको याद करना होगा, हम जैसे स्कूल टाइम में मैथ्स में HCM सॉल्व करते थे, वैसे ही यहाँ पे कैटेगरी है HCM। सो M1, M2, M3, 1, 2, 3 HCM। सो H फॉर होम्योपैथिक, C फॉर कॉस्मेटिक्स एंड M फॉर मेडिकल डिवाइसेस। ऐसे आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं। शेड्यूल एन। अगर किसी को अपनी फार्मेसी शॉप स्टार्ट करनी है तो उसके लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स और रेगुलेशंस चाहिए होंगी वो सारी शेड्यूल एन कैटेगरी में आती हैं। शेड्यूल ओ में डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स की जितनी भी रेगुलेशंस रिक्वायर्ड होती हैं उनके सिंथेसिस में वो सब मेंशन्ड होती हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये सिंबल ऑडी का है, तो क्या बोलते हैं ऑडी, तो आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं OD।
O फॉर शेड्यूल O एंड D फॉर डिसइंफेक्टेंट, शेड्यूल O डिसइंफेक्टेंट्स के लिए। या फिर दूसरे तरीके से अगर याद करना है तो हम याद कर सकते हैं, जैसे ये 1 डे मैच, क्रिकेट में 1 डे मैच होता है तो 1 डे OD, तो O फॉर शेड्यूल O एंड D फॉर डिसइंफेक्टेंट्स, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। शेड्यूल P के अंदर वेरियस ड्रग्स की लाइफ पीरियड और स्टोरेज रिगार्डिंग जितनी भी रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स होते हैं वो सब मेंशन्ड होते हैं। सो आप इसको याद कर सकते हैं, शेड्यूल P फॉर पीरियड, लाइफ पीरियड। नेक्स्ट है शेड्यूल P1। शेड्यूल P1 में वेरियस ड्रग की पैकेजिंग रिगार्डिंग जितनी भी रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स होती हैं वो सब मेंशन्ड होते हैं। आप याद कर सकते हैं P फॉर लाइफ पीरियड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद P1 फॉर पैकेजिंग। शेड्यूल Q में जितने भी सोप्स और कॉस्मेटिक्स में कलर्स, डाइस, पिगमेंट्स यूज़ होते हैं, तो जो परमिटेड डाइस, पिगमेंट्स की लिस्ट होती है वो शेड्यूल Q में आती है। इसको रिमेंबर कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं क्वीन का जो क्राउन होता है वो कलरफुल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कलर्ड डायमंड्स, स्टोन्स लगे होते हैं। तो Q फॉर क्वीन एंड क्राउन में जितने मल्टी कलर हैं उसे आप रिमेंबर कर सकते हैं कि Q में कलर्स यानी कि डाइज और पिगमेंट्स आते हैं। शेड्यूल R में मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और कॉन्डम्स को सिंथेसाइज करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स और रेगुलेशंस होते हैं वो सब मेंशन्ड होते हैं। आप इसको रिमेंबर कैसे करेंगे, R फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव और कॉन्डम्स होंगे वो शेड्यूल R में आएंगे। शेड्यूल S के अंदर कॉस्मेटिक्स और टॉयलेटरीज़ की लिस्ट प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ कॉस्मेटिक्स में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रेगुलेशंस होती हैं, वो सब शेड्यूल S की कैटेगरी में मेंशन्ड होती हैं। शेड्यूल T में आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितनी भी रेगुलेशंस और रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं वो सब मेंशन्ड होती हैं। शेड्यूल U, अब ड्रग्स बन रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, तो रिकॉर्ड भी मेंटेन करने होंगे ना, तो रिकॉर्ड कीपिंग के लिए जितनी भी रेगुलेशंस और रिक्वायरमेंट्स आएंगी वो शेड्यूल U के अंदर आएंगी। शेड्यूल V में किसी भी ड्रग को पेटेंट करवाने के लिए जितने भी स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सब मेंशन्ड होते हैं। यानी कि अगर किसी ड्रग को पेटेंट करवाना है तो हमें शेड्यूल V को फॉलो करना होगा। शेड्यूल X के अंदर शेड्यूल H की सारी रेगुलेशंस अप्लाई होती हैं, यानी कि शेड्यूल H में जो वार्निंग थी वही वार्निंग शेड्यूल X ड्रग्स में होगी। साथ ही इनकी जो प्रिस्क्रिप्शन कॉपी होती है वो रिटेलर या शॉपकीपर अपने पास 2 साल तक प्रिजर्व करके रखता है, और शेड्यूल X के ड्रग्स को हमेशा लॉक एंड की के अंदर रखा जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शेड्यूल Y में क्लिनिकल ट्रायल्स आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ड्रग के लिए। नए ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट और उसकी सेल में या फिर उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स में जितनी भी गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट होती हैं वो सब शेड्यूल Y में आती हैं। GPAT, नाइपर और अदर फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में हर साल डिफरेंट शेड्यूल्स पूछे जाते हैं और उनके रोल्स पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम फार्मा ट्यूटर।